गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर व्योमा, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हम कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ उसकी रिएक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका आगे का पार्ट पढ़ते हैं। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स, और कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में हम विभाजित करते हैं, उसमें उपस्थित एल्डिहाइडिक और कीटोनिक समूह के द्वारा। वह कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर एल्डिहाइड होता है उनको हम एल्डो कीटोज या एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, और जिनमें कीटोन होता है उसको कीटोहेक्सोज बोलते हैं। और कीटो और ओज हम लगाते हैं कीटोन के लिए, और एल्डो और ओज लगाते हैं हम एल्डिहाइडिक समूह के लिए। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि 3 कार्बन एटम होते हैं वो ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे। ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था वो दोनों एक दूसरे के एपिमर है, मिरर इमेजेस है और एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। ये चीज हम कर चुके हैं। आज हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट का साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग संरचना कार्बोहाइड्रेट की। ये कार्बोहाइड्रेट का ये जो स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये पहला कार्बन एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 कार्बन एटम वाला है 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। अगर हम इसको रिंग के फॉर्म में बनाते हैं, अगर हम इसको रिंग बना देते हैं, को जोड़ देते हैं, और ये हाइड्रोजन जो है ये अपनी पोजीशन से यहाँ पर चला जाता है, इस वाले पर चला जाता है जैसे ये लिखा है, तो एक साइक्लिक हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर बन जाएगा ये इस तरह का। तो हम कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से साइक्लिक हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का तो ये जो लिखने का तरीका है ये कहलाता है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो डी ग्लूकोज का अगर हम साइक्लिक हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर लिखते हैं बाय यूजिंग हावर्थ प्रोजेक्शन, तो कैसे लिखेंगे हम? ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों है? क्योंकि नीचे से पहला जो कार्बन एटम है, असिमेट्रिक कार्बन एटम, उस पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर एल्डिहाइडिक समूह है, इसलिए हमने लगा दिया एल्डो है, और ये ग्लूकोज है। इसमें 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, अगर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिखते हैं अगर हम। अब होता क्या है, ये वाला जो कार्बन CHO जो ग्रुप है, CHO ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड और H। तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड की संरचना खुल जाती है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से इस वाले OH से अगर H बाहर निकल जाता है तो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर जो H जो नेगेटिव पार्ट, H जो पॉजिटिव पार्ट में निकला है वो जाके जुड़ जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन पर, जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है, और ये जो ऑक्सीजन है जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन से जुड़ जाएगा, और इस तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम कैसे लिखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा C पर OH, और यहाँ पर ये कार्बन इस वाले OH से H से जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन इस रिंग का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कार्बन की संख्या होगी 5 और एक होगा ऑक्सीजन, तो टोटल 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बन जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखते हैं, ये वाला जो पोर्शन है वो हमारी ओर है, ये बाहर की ओर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर इसको बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर ये ऊपर की ओर होता है, अगर नीचे की ओर होता है तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 इसके आइसोमर्स बन गए, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों में अंतर क्या है? बीटा में ये रिंग के ऊपर की ओर है और अल्फा में ये रिंग के नीचे की ओर है OH ग्रुप। तो इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 आइसोमर बन जाते हैं, अल्फा और बीटा। तो हम ये कह सकते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम 5 और 6 मेंबर में हेमी एसिटिल साइक्लिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। प्लेनर रिंग होती है और जो ग्रुप जो है वो उसके रिंग के ऊपर या नीचे की ओर प्रेजेंट रहते हैं, और C1 कार्बन एटम पर जो ग्रुप प्रेजेंट है OH वो ऊपर या रिंग के नीचे रहता है, और ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं एनोमरिक आइसोमर्स, एक दूसरे के एनोमरिक आइसोमर्स कहलाते हैं। और कीटोन के अंदर ये एनोमरिक आइसोमर्स 2 सेकंड कार्बन एटम पर आता है। तो हम जो टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के अंदर वो है बीटा मीन्स द एनोमरिक OH इज ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग एज द टर्मिनल CH2OH. Alpha means the anomeric OH is on the side of the ring opposite to the terminal CH2OH. A 6-membered hemicidal ring is called a pyranose,
एंड 5 मेंबर्ड हेमिएसिटिल रिंग इज कॉल्ड फ्यूरिनोज। मतलब 6 मेंबर रिंग को हम बोलते हैं पायरिनोज और 5 मेंबर रिंग को हम बोलते हैं फ्यूरिनोज। इस तरह से हम इसका नामकरण करते हैं। एल्डोपेंटोज also form cyclic hemiacetals, and the most prevalent form of D-ribose and other pentose in the biological world are furinose form में present रहते हैं, राइबोस और पेंटोज शुगर। ये इसका स्ट्रक्चर है, अल्फा डी फ्यूरिनोज, अल्फा डी राइबोस एंड बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोस। ये इसकी संरचना है 5 मेंबर। अब हम बात करते हैं डी फ्रक्टोज के हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूले, जिसके अंदर हम 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाते हैं। फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन, तो सेकेंड कार्बन एटम पर होता है, तो वो सेकेंड कार्बन एटम पर जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वह CH2OH ग्रुप के साथ ऐड हो जाता है। इस तरह से 5 मेंबर रिंग बन जाती है। ये जैसे डी फ्रक्टोज है, यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप और ये 5th कार्बन एटम पर जो OH ग्रुप है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड खुल जाता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से यहाँ से जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप से H बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और ये H जाके जुड़ जाता है यहाँ पर ऑक्सीजन पर, और ये जो ऑक्सीजन है ये जुड़ जाती है इस कार्बन पर। तो इस तरह से रिंग बन जाती है। रिंग बिल्कुल प्लेनर रिंग है। यहाँ पर भी 2 फॉर्म होंगे इसके अंदर, एक ये पेंटोज शुगर, ये पेंटोज, यहाँ पर OH ग्रुप रिंग के नीचे है अल्फा फॉर्म, या OH ग्रुप रिंग के ऊपर है बीटा फॉर्म। तो डी फ्रक्टोज से 2 फॉर्म बन गए, एक अल्फा डी फ्रक्टोज और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज। तो जब भी हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला या रिंग फॉर्म बनाते हैं तो हमेशा उसके 2 फॉर्म बनते हैं, एक अल्फा फॉर्म और दूसरा बीटा फॉर्म, और ये एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। एपीमर कब होते हैं? जब पहले कार्बन एटम पर अंतर होता है, ये एनोमर कहलाते हैं जब ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। अब इस एनोमरिक फॉर्म के कारण कार्बोहाइड्रेट में एक स्पेशल टाइप का रोटेशन डेवलप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन या घूर्णन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है? जब अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा एनोमर के अंदर कन्वर्जन होता है। तो जब अल्फा ग्लूकोज हम लेते हैं और उसका जलीय विलयन अगर हम बनाते हैं तो थोड़ी देर में वो बीटा में परिवर्तित हो जाता है, और बीटा लेते हैं तो वो थोड़ी देर में अल्फा में परिवर्तित हो जाता है, और एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है जहां पर अल्फा और बीटा एनोमर्स की लगभग समान मात्रा हो जाती है, और वहां पर वो जो घूर्णन की दर्शाता है वो घूर्णन उसका स्थायी हो जाता है। समय के साथ साथ घूर्णन में परिवर्तन को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। यानी कि जैसे हम अल्फा ग्लूकोज लिया जिसका म्यूटा रोटेशन समय के साथ परिवर्तित हो जाएगा, बीटा लेंगे तो उसका भी रोटेशन समय के साथ परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह की जो रोटेशन में परिवर्तन की अवस्था होती है उसको कहते हैं हम म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती घूर्णन। मोनोसैकेराइड्स हमको पता है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, वेरी सॉल्युबल इन वाटर और स्वीट उनका टेस्ट होता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं मोनोसैकेराइड्स की, कि मोनोसैकेराइड्स किस तरह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो मोनोसैकेराइड अभी हमने देखा हेमी एसिटेल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, और उनके अंदर एसिटेल ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है, और एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, शोर से जहां पे भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो म्यूटा रोटेशन होता है। अगर हम एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एसिटेल रिंग टूट जाती है। एल्डोज की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो उसका रिडक्शन कराते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है, और हेमी एसिटेल इक्विलिब्रियम में एल्डिहाइड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। ग्लाइकोसाइड्स कैन नॉट रिड्यूस दिस, कार्बोनाइल कैन बी रिड्यूस। कार्बोनाइल ग्रुप जहाँ पे भी होता है उनको रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया कि मोनोसैकेराइड अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिटेल बनाते हैं और उसमें ग्लाइकोसाइडिक रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड होते हैं साइक्लिक एसिटेल्स, जो कि हम मोनोसैकेराइड के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं। यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, वो कहलाती है OR ग्रुप कहलाती है, और म्यूटा रोटेशन इज वेरी स्लो इन ग्लाइकोसाइड्स, उसमें म्यूटा रोटेशन नहीं पाया जाता है ग्लाइकोसाइड्स में। ऑक्सीडेशन करने पर, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलता है? अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं तो वो ग्लूकोज की जो रिंग है वो टूट जाती है और ग्लूकोज छोटे छोटे पोर्शन में टूट जाता है।
अगर हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो ग्लूकोज का एक कार्बन एटम, जो पहला कार्बन एटम है CHO ग्रुप, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑर्गेनिक एसिड मिलता है हमको, जिसको हम कहते हैं एल्डोनिक एसिड। अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो दोनों ही पोर्शन, इसके ऊपर वाला और नीचे वाला कार्बन एटम, दोनों ही रिडक्शन हो जाता है और हमको मिलता है सॉर्बिटॉल, सॉर्बेनिक एसिड। तो ये जैसे ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज से इसका रिडक्शन करा है, ग्लूकोनिक एसिड बन गया तो ऑक्सीडेशन से। और अगर हम ये जैसे ग्लूकोज है तो इससे हमको मिलता है सॉर्बिटॉल, अगर हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये इसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन करने पर हमको सॉर्बिटॉल मिलता है, अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर की 6 कार्बन एटम पर 6 कार्बन एटम वाला। ये है ग्लूकोनिक एसिड, फॉस्फेट एस्टर्स हैं ये, और ये डाइसैकेराइड। तो हम डाइसैकेराइड में देखते हैं सुक्रोज किससे मिलकर बनता है। तो सुक्रोज नेचर में बहुत ज़्यादा मिलता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि यहाँ का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने में, जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जब बनाते हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते वक्त इसका जो एल्डिहाइडिक रिड्यूसिंग ग्रुप है वो लिंकेज बनाने के काम में आ जाता है और वो उपस्थित नहीं रह पाता है, इसलिए यहाँ पर ये रिडक्शन की पावर नहीं रहती है, ये और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। तो आज इतना ही, कल हम इसके आगे का पोर्शन करेंगे। थैंक यू।